देखिए वो 150-200 शब्द के है ना, 125 और 200। हाँ, तो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 125 के हैं, 10 क्वेश्चन 200 के हैं। इसमें ये ध्यान देंगे जो लेक्चरर मेंस देने वाले हैं, जीआईसी का अगर आप देते हैं और मेंस देते हैं तो यही आपको भी काम करेगा। जो टॉपिक कॉमन है दोनों सेम है, अलग से वही पढ़ना है जो सिलेबस आपका इनसे मैच नहीं करता। तो आप भी इसको सीरियसली और कायदे से लिखते चलिए, यही आपके लिए भी है। तो इसमें 20 क्वेश्चन है, मैंने चर्चा किया था 20 क्वेश्चन हैं। इसमें 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 125 वर्ड के हैं और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 200 वर्ड्स के हैं। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे ये तो अधिकतम लिमिट है। जो सोशल वाले होते हैं, लिटरेचर वाले होते हैं, इस तरह के जो सब्जेक्ट वाले होते हैं ना, वो गांजना शुरू करते हैं उठपटांग उल्टा सीधा, तो पता लगा कि 8 पन्ना लिख डालते हैं। उनको कुछ फैक्ट और बहुत चीज़ तो याद नहीं करना रहता है, एक आध चीज़ याद है उसी में अपना गांजे पड़े हैं उल्टा सीधा। तो एक लिमिट लगाई गई कि इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। लेकिन साइंस का बच्चा 200 वर्ड लिखे अननेसेसरी वो लिख नहीं सकता। उसको टू द पॉइंट लिखना है, फैक्ट लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। तो 200 हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये इतने के अंदर आपको लिखना है। तो अगर आप जैसे 125 वर्ड का लिमिट जिस पे लगे उसमें आप 100 वर्ड लिख रहे हैं, 125 नहीं लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जितना आवश्यक है उतना आपने लिखा है। हाँ, पॉइंट वाइज देंगे तो बेहतर होगा। पॉइंट वाइज लिखना आंसर जो है ज़्यादा बेहतर माना जाता है एग्जामिनर के दृष्टिकोण से। सारे लोग यही कहते हैं कि आप जब आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो पॉइंट वाइज दीजिए, पैराग्राफ बना के दीजिए तो उसको पढ़ने में कम अच्छा होता है। एक एक लाइन वाइज रहे तो पढ़ने में ज़्यादा बेहतर होता है। वो सारी चीज़ें लाइन वाइज, एक एक सेपरेट लाइन में। तो 125 या 200 शब्द की लिमिट वो अधिकतम है, उसके ज़्यादा आपको नहीं जाना है। लेकिन वहाँ तक लिखना है ये कोई ज़रूरी आपको नहीं है। मैथ का बच्चा एक डेरिवेशन दे दिया गया और उसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो प्रूफ करने के लिए, वो अगर 15 लाइन में प्रूफ कर दिया तो 150 200 शब्द कहाँ होगा, समझे ना। आपको उसके अंदर रहना है, ये नहीं कि आप 3000 4000 5000 शब्द लिख डालिए, ऐसा नहीं है। तो वो लिमिट लगाई गई है, लेकिन उतना लिखना कंपलसरी है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, देखिए हमने टाइम का बताया था, इसके लिए कितना टाइम हमने कैलकुलेट करके बताया था, 6 मिनट पर क्वेश्चन, और इसके लिए 12 मिनट पर क्वेश्चन। ये हमारी लिमिट थी सवाल की। ठीक है ना। तो ये सब तो चर्चा हम कर चुके थे। हमें इतने कम समय में एक सवाल करना है, ये भी ध्यान देना है। समय लिमिट 2 घंटे में आपको 20 सवाल करने हैं। अगर आप इनके लिए समय का निर्धारण करेंगे तो समय लिमिट आपके पास इतना है, 120 मिनट है। उसमें से 10 मिनट तो निकाल दीजिए, 2 घंटा है, 110 मिनट है, 20 सवाल करने हैं। तो 20 पंजे 100, 20 छक्का 120। अगर ऐसे ही देखते हैं तो 120 और ये 60 मिनट और 120 मिनट कितना हो जाएगा, ये 120, 10 सवाल करने के 120 मिनट और 10 सवाल करने के 60 मिनट, तो कितना हो गया 120 और 60 180 मिनट। ठीक है ना। 3 घंटे का सवाल है ना। और आपके पास छत्रिक 18 180 मिनट हैं भी, तो उसी 180 मिनट को मैंने डिवाइड कर दिया है सवालों के हिसाब से। इसमें 3 घंटे में 2-4 मिनट इधर उधर भी जाते हैं, तो आप इसको 10 मिनट मान के चलिए कि हमें 6 मिनट के अंदर और 12 मिनट के अंदर अपने सवाल ख़त्म करने हैं। ठीक है ना। तो हमें टाइम का भी ध्यान देना है, शब्द लिमिट भी ध्यान, सब तो अपने आप लिमिट हो जाएगा समय कम रहेगा तो। और दूसरा जो है टाइम लिमिट हमें देना है। राइटिंग
अच्छी लिखनी है, राइटिंग बढ़िया हो। ये प्रथम सबसे हमारे हिसाब से तो अगर फैक्ट 19-20 होता है और बढ़िया लिखावट है तो वो बैलेंस कर लेता है उसको। लिखावट आपकी बढ़िया होना चाहिए। चलिए अब हम ज़्यादा समय इन पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग जो है एक बार देख चुके हैं इसको। क्वेश्चन वाइज हर टॉपिक पे हम क्वेश्चन लेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन लेंगे। जैसे छोटे बड़े टॉपिक हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन, कुछ छोटे क्वेश्चन, और एक एक का उत्तर हम लोग देखते चलेंगे। पहला, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान देंगे जो इस तरह के टूल्स टाइप की चीज़ें हैं, जो कंसेप्ट टूल्स की तरह हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में, उनका ज़्यादातर एप्लीकेशन ही आता है। जो टूल टाइप्स के कंसेप्ट हैं, टूल्स टेक्निक्स टाइप के, जैसे हम ओरिएंटेशन एक्सप्लेन करना है, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करना है, कंपेयर करना है, तो हम टूल्स के रूप में किसको यूज़ करते हैं? इन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो इनके ज़्यादातर अप्लाइड पार्ट ही आते हैं, लेकिन फिर भी हम थ्योरेटिकल और अप्लाइड दोनों देखेंगे। कहीं थ्योरेटिकल ही दे दिए तो क्या करेंगे? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। कंसेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, अच्छा ये पूरा हो गया। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एक तो कंसेप्ट क्या है, उसी में एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अगला इसमें जो है कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। और अगला हिस्सा इस क्वेश्चन का है सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक स्पीसीज। ये एप्लीकेशन हो गया। सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन in explaining stability of कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन हो गए ना। अगर 120 200 शब्दों वाला सवाल अगर है, 200 शब्दों वाला सवाल है, तो क्या करेंगे? कंसेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन और कंडीशंस को ये 2 मिला के दे दिए, या इसको मिला के दे दिए, इसके साथ किसी एक को मिला लेंगे, वो तो आपका बड़ा सवाल हो गया। कोई एक पूछ दिए तो छोटा वाला हो गया, समझे ना? तो हम लोग इसके साथ इसको चारों को पढ़ेंगे। चारों मिला के दिया जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसके साथ किसी एक को मिला लेंगे। ठीक है ना? तो चलिए आंसर पर आते हैं। लिखना आप लोगों को है, लिख करके हमें दिखाते रहिएगा। एक ग्रुप बनाए थे हम, उसमें 1-2 लोग थे, कोई PDF नहीं भेजा। आप पहले इसको घर पे, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप जितना हम लिखा रहे हैं इसको घर पे जाइए, खूब 1-2 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद कॉपी बंद करके आप उसको लिखिए बढ़िया सा, टाइम लिमिट ध्यान दे करके। ठीक है? अगर ना हो, मन नहीं मानता है, 1-8 मिनट 2 मिनट बढ़ा लें, मन नहीं मानता, घर में चलाओ, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे है, एक बार देख लें, अब आगे नहीं देखेंगे। रहा नहीं जाता, नोट सामने रखा हो, समय कोई टोकने वाला हो तो रह नहीं जाता। हम नकल भी कर लेते हैं और समय भी बढ़ा लेते हैं। अगर ये नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर भी लिखवाएंगे। ठीक है ना? लिख करके उतने समय में जिस किसी भी राइटिंग में जैसा होता है PDF बना के हमें भेजेंगे तो हम उसको देखेंगे। ठीक है ना? फिर उसके बाद अगले दिन इस पर चर्चा हो जाएगी कि किसका कैसा था, को क्या लिखा था। ये नहीं कि आप 1 घंटे में लिखिए, घर पे बैठ के आराम से बढ़िया सा सजा के कॉपी खोल के और फिर भेज दीजिए ग्रुप में, पूरे ग्रुप को इम्प्रेस करने के लिए ना। ये ना हो, ईमानदारी से आप लिख के डेली का डेली रटते चलेंगे। चलिए
आंसर देखते हैं। पहला हम एक्सप्लेन द कंसेप्ट, अब लो भैया अपना ले लो, फिर क्वेश्चन हमें दिखा दीजिएगा अगले दिन। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन की अवधारणा क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या, इसको हमें देखना है। और वैसे हमने जो है सारी चीज़ें आपको, जब हमने बताया था कि जो हम आपको इसके पहले पढ़ा रहे थे वो नोट्स प्री और मेंस दोनों में काम कर जाएगा, वो सफिशिएंट पर्याप्त हो वही नोट्स है, लेकिन हमें बस उस पर थोड़ा क्वेश्चन जैसा है उसके अनुरूप लिख देना है, बस मैटर आपके पास वही है, कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा बस, ठीक है ना। तो चलिए हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए, बेकर और नाथन ने सबसे पहले यह देखा था कि ऐसे ग्रुप जिनके पास ऐसे कंपाउंड अनसैचुरेटेड या ऐसा सिस्टम जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, ऐसा अनसैचुरेटेड सिस्टम जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, उसकी इंडक्टिव इफेक्ट की तरह इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है, और इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, एक सिंपल ही डेफिनेशन, अनसैचुरेटेड सिस्टम जैसे जहाँ पाई बांड हो, पाई बांड नहीं है, अगर ऐसे ऑर्बिटल हैं जो वैकेंट हैं, रेडिकल्स हैं ना, कार्बोनियम आयन है, फ्री रेडिकल्स हैं, तो भी अनसैचुरेटेड ही उसी की कैटेगरी में रखे जाते हैं। उनके कार्बन के सारे ऑर्बिटल भरे नहीं होते, ठीक है ना, सभी पेयर्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल नहीं होते, तो भी अनसैचुरेटेड की ही क्लास में माने जाएंगे। तो पहला पॉइंट, ऐसे ग्रुप, ऐसा अनसैचुरेटेड सिस्टम, अनसैचुरेटेड सिस्टम हैविंग, एक जो है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन हो कम से कम, है द टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन like इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड सिस्टम ये आप जरूर देंगे, जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, उसकी इंडक्टिव इफेक्ट की तरह इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है। इस फिनोमिना को, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं। दिस फिनोमिना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो परिघटना होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस फिनोमिना is known as hyperconjugation। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं। अब हमें उस सिस्टम को यहाँ व्यक्त कर देना है। ये है अल्फा हाइड्रोजन है, अब ये जो है इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ धकेलता है, और इसी परिघटना को हम
ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन की मैकेनिज्म भी हमें लिखना है क्वेश्चन, इसी में ना एक पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन के से जुड़ी जो बेसिक चीज़ें हैं पहले उनको लिख लें, फिर मैकेनिज्म ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। पहला नेक्स्ट देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन की परिघटना को सबसे पहले बेकर और नाथन नामक साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया था, नोटिस किया था, संज्ञान लिया था, देखा था। इसलिए इस परिघटना को हम बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला फिर से एक बार सुनिए, हाइपर कॉन्जुगेशन की ये जो परिघटना है, इसका संज्ञान, इसका नोटिस सबसे पहले किसने लिया था, बेकर और नाथन ने। इसलिए इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, बेकर एंड नाथन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो अगला पॉइंट, दिस फिनोमिना वाज फर्स्ट नोटिस्ड बाई, फिनोमिना वाज फर्स्ट noticed by Baker and Nathan. बेकर एंड नाथन। अतः इसे हम क्या कहते हैं, बेकर और नाथन प्रभाव के नाम से जानते हैं। हेंस कॉल्ड बेकर एंड नाथन इफेक्ट, बेकर एंड नाथन इफेक्ट। इसको हम बेकर और नाथन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इस परिघटना को हम बेकर तथा नाथन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो जो पाई बॉन्ड है उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिलोकलाइज होता है। इसलिए इसको हम, ये चूंकि बॉन्ड टूट जाता है तो नो बॉन्ड रिजोनेंस या सिग्मा पाई रिजोनेंस के नाम से जानते हैं। इस डिलोकलाइजेशन में ब्रेकिंग है बॉन्ड का, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन अल्फा यानी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग है रिजोनेंस थ्योरी के अनुसार, और इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। इसलिए हम इसको नो बॉन्ड रिजोनेंस और सिग्मा पाई रिजोनेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका सिग्मा और पाई ऑर्बिटल यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो अगला पॉइंट, दिस फिनोमिना इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ या डिलोकलाइजेशन, ज़्यादा उचित शब्द है, ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर टू, किसमें, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स। अतः इसको क्या कहते हैं, हेंस ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता है, सिग्मा पाई रिजोनेंस या नो बॉन्ड रिजोनेंस, नो बॉन्ड रिजोनेंस या सिग्मा पाई रिजोनेंस।
नो बॉन्ड रेजोनेंस, एंड और क्या, सिग्मा पाई रेजोनेंस, सिग्मा पाई रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस और सिग्मा पाई रेजोनेंस के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद जो है ये पर्याप्त हो गया है, और नहीं और दोनों नाम से जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है, उस नाम से भी जाना जाता है। और अब इसके बाद अगला क्या है, मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कंडीशंस, कंडीशन है ना। अब देखते हैं कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। मैकेनिज्म है, चलिए तो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। मैकेनिज्म ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। दो हाइपर कॉन्जुगेशन की परिघटना को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरियां प्रस्तुत की गई हैं। एक तो रेजोनेंस थ्योरी है और दूसरा ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना। टू थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड for explaining हाइपर कॉन्जुगेशन। पहला रेजोनेंस थ्योरी और दूसरा है ऑर्बिटल थ्योरी। दो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, रेजोनेंस थ्योरी और ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहले रेजोनेंस थ्योरी देखते हैं। देखिए रेजोनेंस थ्योरी क्या कहती है। पहला रेजोनेंस थ्योरी, रेजोनेंस थ्योरी, एक मिनट जरा सा, चलिए रेजोनेंस थ्योरी। देखिए रेजोनेंस थ्योरी कहती है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो है ये ब्रेक करता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एडजेसेंट पाई या पी ऑर्बिटल में डिलोकलाइज होके जाता है। ये प्योर पी ऑर्बिटल होते हैं, चाहे पाई बॉन्ड का पी ऑर्बिटल हो, चाहे जो है अनहाइब्रिड जैसे कार्बोनियम आयन है, फ्री रेडिकल है, उनके जो एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है वो अनहाइब्रिड होता है, या फ्री रेडिकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला जो पी ऑर्बिटल वो अनहाइब्रिड है। तो
वो भी पी ऑर्बिटल हुआ, चाहे पाई बॉन्ड का पी ऑर्बिटल, चाहे तो जो वैकेंट या हाफ फिल फ्री रेडिकल वाले पी ऑर्बिटल होते हैं उनमें ये सिग्मा बॉन्ड टूटता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकलाइज होकर के जाता है, ठीक है, लुढ़क करके दूसरी तरफ जाता है। अब यहाँ पाई बॉन्ड के किस ऑर्बिटल में जाएगा तो ये लिखाए भी है, पाई बॉन्ड में किसी भी बॉन्ड में एक बॉन्डिंग होता है और एक एंटी बॉन्डिंग, तो पाई बॉन्डिंग और ये पाई एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग में एक बॉन्ड को पाई बॉन्ड मान लीजिए, एक को सिग्मा, तो जो पाई बॉन्ड माने हैं उसका सिग्मा में भी ऐसे होता है, तो पाई का एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा का भी एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना। हमें पाई वाले से मतलब है क्योंकि सिग्मा वाला टूटता नहीं यहाँ सरलता से। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के किस ऑर्बिटल में जाएगा तो पाई बॉन्डिंग में नहीं, किस में, पाई एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में नहीं, बॉन्डिंग तो भरा होता है। अगर कहीं कोई बॉन्ड बना है तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले में रहते हैं, एंटी बॉन्डिंग खाली होता है या भरा भी हो सकता है, खाली होने की संभावना एंटी बॉन्डिंग की ही होती है। तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग खाली है, तो ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डिलोकलाइज होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग को, ठीक है ना। किसको जा रहा है, पाई एंटी बॉन्डिंग को, ये हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, जैसे पाई बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, फ्लोरीन क्लोरीन जुड़ा है इस तरह का, तो उल्टा हो जाता है। अब ये सिग्मा बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग का नहीं, सॉरी पाई बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्डिंग है और पाई एंटी बॉन्डिंग, और इसका क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग। तो पाई बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में प्रवेश करता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्डिंग का ये वाला हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं, इसका सिग्मा बॉन्डिंग है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो सिग्मा बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन ये पाई एंटी बॉन्डिंग में, हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्डिंग का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, यहाँ पर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। तो बगैर चीनी की है, आप लोगों को कड़वी लगेगी, ग्रीन टी है, नहीं तो पिलवाते। आपका साल के अंतिम दिन स्वाद खराब करेंगे, जाने दीजिए। हम लोग तो यही हमेशा पीते हैं, स्कूल में भी एक केतली रखे हैं और ग्रीन टी मंगाते हैं, वो डिटॉक्स वाली जो आती है, नमक वाला स्वाद, वही एक पाउच डाल के उबालते हैं, 3 लोग पीते हैं। और यहाँ पे ग्रीन टी डाल के उबालते हैं, गर्म पानी बस रहता है हल्का चाय के कलर का। ठीक है ना, इसी को हमें लिखना है। देखिए रेजोनेंस थ्योरी के अनुसार हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइज होता है पाई या पी, पाई एंटी बॉन्डिंग या पी ऑर्बिटल में। ठीक है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल या फिर वैकेंट पी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो बना लीजिए, तो फिर मिटा दें। चलिए ऊपर लिखते हैं। According to resonance theory, according to resonance theory, hyperconjugation इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व है इसमें? डिलोकलाइजेशन ऑफ
सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर। कितना बच गया भैया? 10:30। अच्छा 2 पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसी पे। आज इसी पे रोकते हैं, कल टाइमली शुरू करेंगे। हमें ध्यान ही नहीं रहेगा आप लोग आ गए हैं और गेट बंद था। हाँ हाँ सोच रहे थे कि क्लास लंबी चल रही है, बाहर अजय भैया से पूछ रहे थे। तो बोले कि हो सकता है सर छोड़ते तो लेकिन आज छोड़े नहीं। अरे छोड़ते थे लेकिन आज पढ़ाते रह गए। कल खुला है? हाँ कल बंद रखेंगे। अब परसों से, कल 1 तारीख को आप लोग घूम लीजिए, परसों से फिर टाइमली रहेगी क्लास आपकी। ठीक ना?